नमस्कार, मैं रविश कुमार। अर्थव्यवस्था के सवाल पर आने से पहले सिस्टम के सवाल से गुजरना जरूरी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा कराती है। इसमें जो पास होता है उसी को छात्रवृत्ति दी जाती है। 10 से 14 महीने हो गए हैं छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। कितनी बार इसकी खबर छपी होगी, मगर 14 महीनों में किसी को फर्क नहीं पड़ा। सिस्टम को पता है कि लोग इसे एक दिन की खबर समझकर आगे बढ़ जाएंगे, नई खबर की तलाश में। नया देखने की यही आदत दर्शक और पत्रकारिता दोनों को एक स्तर पर ला चुकी है। सिस्टम की यही थ्योरी काम आ जाती है जब किसी को जांच और सुनवाई के नाम पर कई साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। उन्हें पता है कि खबर कितने दिन चलेगी, जेल तो वह 4 साल रह सकता है। आखिर फर्जी मुकदमे करने वाले पुलिस अफसरों को रत्ती भर फर्क क्यों नहीं पड़ता? यह क्यों इतना आसान हो चुका है? केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और उनके साथी हाथरस की घटना कवर करने जा रहे थे। उन पर राजद्रोह और आतंकवादियों पर लगने वाली धारा यूएपीए लगा दी गई है। एफआईआर में आरोप है कि एक ऐसी वेबसाइट से जुड़े हैं कप्पन जो विदेशी चंदा लेती है। इस पैसे से जन विद्रोह और दंगे कराने हाथरस जा रहे थे ये लोग। इसी एफआईआर में लिखा है कि वेबसाइट किसने बनाई है, क्यों बनाई है और कितनी रकम जमा हुई है, इसकी जांच जरूरी है। जिस वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं है, उस वेबसाइट के नाम पर एक पत्रकार पर यूएपीए लगाकर जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी को लेकर केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और कई संगठनों ने केरल भर में प्रदर्शन किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इसकी आलोचना की है। जिस हाथरस में इतने राजनीतिक दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने गए, वहां तो कोई जन विद्रोह नहीं हुआ। क्या हाथरस की जनता सिद्दीकी कप्पन के कहने पर जन विद्रोह कर देती? हंसने की बात नहीं है, हंसी आ सकती है आपको। सोचिए कितना आसान है किसी को ऐसे आरोपों में बंद कर देना। विदेशी हाथ और विदेशी चंदे का भूत आज भी नाच रहा है। इस पूरी कहानी के अंदर एक बड़ा जो है मामला ये है कि इन लोगों को गिरफ्तार तो 5 तारीख को ही कर लिया था। 5 तारीख को दोपहर 1 बजे के करीब इन लोगों को डिटेन किया हाथरस जाते वक्त रास्ते में, और उसके बाद जो है 6 तारीख को इनको जो एसडीएम है वहां पर पेश किया। और जो जमानती धाराएं 151 है उसके अंदर, 107 है उसके अंदर, 116 है उसके अंदर, इन धाराओं के अंदर उनका जो है चालान करके एसडीएम कोर्ट में पेश किया। और उसके बाद जमानत की कार्रवाई शुरू हुई। क्योंकि कागजात पूरे नहीं थे इसलिए उनको जेल भेज दिया गया। 6 तारीख को उनको जेल भेज दिया गया। 7 तारीख को एक नई एफआईआर जो है योगी सरकार दर्ज करती है सुबह 6:13 पर। इस एफआईआर के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है यूएपीए, इसकी धाराएं लगाती है, देशद्रोह की धाराएं लगाती है और आईटी एक्ट की धाराएं लगाती है। और ये कहानी बिल्डअप करती है कि 100 करोड़ रुपए इन लोगों को जो है हाथरस के मामले को लेकर के यूपी में दंगा फैलाने के लिए मिले हैं। उसको ईडी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। दूसरा जो है इन लोगों पर आरोप है इस एफआईआर के मुताबिक, वो है इन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जो दंगा फैलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। उस वेबसाइट के बारे में बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने उसका खुलासा कर दिया। अब वो वेबसाइट भी गायब हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के जो अपनी नाकामी थी उसका ठीकरा जो है योगी सरकार इन लोगों को बलि का बकरा बनाकर इनके ऊपर फोड़ना चाहती थी। इन केसेस में जहां भी सरकार को एक तरह से मैं कहूंगा रंगे हाथों पकड़े जाने का डर होता है, ऐसे ही मामलों में कॉन्स्पिरेसी उनको दिखाई पड़ने लग जाती है। और उसके बाद जब वो हो जाता है, यूएपीए के अधीन सारे चले जाते हैं उन प्रावधानों में, टेररिस्ट एक्ट और ये वो, तो सबकी बोलती उसके बाद बंद हो जाती है। उसके बाद यही होगा भाई कि आपको बेल नहीं मिलेगी, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, लोग कहेंगे ये तो सब जुडिस मामला है, कोर्ट उसमें तय करेगी। यानी कि जो हमारी जो आर्टिकल 19 है, जो बोलने की हमको छूट है, अगर हम जिम्मेवार तरीके से कोई बात कह रहे हैं, उन सब पर लीपा पोती करने का यही तरीका है। किस बात का आपको डर था भाई? क्या पत्रकार वहां पर होते तो पत्रकार क्या करते? क्या पत्रकार तूफानी लोग हैं? वो बम फेंकने जा रहे थे वहां पे। यहाँ कोई अटैक हो रहा था, टेररिस्ट अटैक 144, और कोई नहीं जा सकता है। तो ये जो कप्पन के साथ हुआ वहां पर, उसके पूर्व 144 धारा लगाई गई, फिर बाद में ये हुआ, और ये सब एक ही पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम गेम प्लान ऑफ ए डिफीटेड गवर्नमेंट। इसी तरह पत्रकार प्रशांत कनौजिया 18 अगस्त से जेल में बंद है। कोर्ट में यूपी पुलिस ने कहा कि जवाब देने में 4 हफ्ते लगेंगे। गिरफ्तार करने में 1 मिनट नहीं लगता है
और जवाब देने में 4 हफ्ते का समय। तब तक प्रशांत को जेल में 2 महीने हो जाएंगे। एक ट्वीट के लिए इतनी सजा। न्यूज देखते वक्त खुद को हिंदी सिनेमा का दर्शक मत बनाइए कि 70-80 साल से लोग प्रेम पर ही गाने और फिल्में देख रहे हैं। कभी कभी आर्टिकल 15 भी देखिए तो पता चलेगा कि आप ना तो सिनेमा के दर्शक रह गए हैं ना न्यूज के। महज एक स्क्रीनशॉट के आधार पर प्रशांत की गिरफ्तारी हुई है। प्रशांत को टारगेट किया जा रहा है। जैसे जो ओरिजिनल जिसने इमेज बनाई थी उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, और तमाम वेरीफाइड अकाउंट से जो शेयर हुई है वो इमेज, डॉक्टर इमेज, वो उस पर किसी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। इसके अलावा जो सुशील तिवारी, जो जिनकी मानहानि पर रिपोर्ट लिखाई गई है दिनेश कुमार शुक्ला के द्वारा, सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शुक्ला द्वारा, उस पर उनके आप वीडियोस देखिए, इस्लामोफोबिया, कास्टिज्म और हेट स्पीच जैसे हैं, उस पर सुशील तिवारी जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशांत को जानबूझकर टारगेट किया गया है। यह चिता बहुतों के लिए बुझ गई होगी, मगर क्या यह सवाल राहुल और प्रियंका के लौट आने के बाद खत्म हो गया? बिना परिवार की अनुमति के किसी की बेटी का शव जला दिया गया। इस पर ना तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा ना गृह मंत्री ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस से एक सवाल किया कि क्या वो किसी अमीर आदमी की बेटी होती तो भी उसे इसी तरह जला देते। हाईकोर्ट ने पीड़िता को जला देने के मामले में खुद ही संज्ञान लिया था। कोर्ट में जिलाधिकारी ने कहा कि अंतिम संस्कार का फैसला उनका था, कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी। अदालत ने पूछा कि पुलिस बल बढ़ाकर सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता था। आप न्यूज चैनल से लेकर अखबारों को गौर से देखा कीजिए। सूचनाएं सीमित हो गई हैं। बहुत सी चीजों के बारे में खबरें आनी बंद हो गई हैं। कभी कभी नया पढ़ने की जगह खबरों की पुरानी फाइलें ही उल्टा कीजिए, तब आपको कुछ और तस्वीर दिखेगी। फ्लैशबैक का इस्तेमाल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। मिडिल क्लास लोन पर ब्याज में राहत चाहता है ताकि उसके पास खर्च करने की शक्ति आए। इस बहस को आप फॉलो कीजिए, काफी कुछ समझने को मिलेगा। 31 अगस्त के बाद लोन की वसूली पर रोक हट गई थी। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि उन्हें यह राहत मिलती रहे। इस खबर को समझने के लिए आप कुछ बातों पर ध्यान रखें। भारतीय रिजर्व बैंक कोर्ट में और कोर्ट के बाहर क्या कह रहा है, वित्त मंत्रालय कोर्ट में और कोर्ट के बाहर क्या बयान दे रहा है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कोर्ट में और कोर्ट के बाहर क्या बयान दे रहे हैं। तभी आप समझेंगे कि लोन के मामले में सरकार किस तरह मिडिल क्लास को राहत नहीं दे रही है और कॉरपोरेट को राहत देने के लिए क्या कुछ कर रही है। मिडिल क्लास के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगस्त महीने से वहां सुनवाई हो रही है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की सख्त टिप्पणियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का रुख क्या है। इस बहस की शुरुआत में ही कोर्ट ने कहा था कि जो बिजनेस दिवालिया हो गए हैं उन्हें लोन के मामले में राहत दी जा रही है, लेकिन जो लोग समय पर ईएमआई चुकाते हैं उन्हें राहत क्यों नहीं दी जा सकती। लोगों की परेशानियों की चिंता छोड़कर आप सिर्फ बिजनेस के बारे में ही नहीं सोच सकते। सरकार आरबीआई के फैसले की आड़ ले रही है, जबकि उसके पास खुद फैसला लेने का अधिकार है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार बैंकों को ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोक सकती है। अदालत ने कमेंट किया था कि बैंक हजारों करोड़ रुपए एनपीए में डाल देते हैं, लेकिन कुछ महीने के लिए टाली गई ईएमआई पर ब्याज वसूलना चाहते हैं। अगस्त से अक्टूबर आ गया। सरकार हर बार अगली सुनवाई की तारीख मांग लेती है। अदालत भी कह रही है कि सरकार कितना वक्त लेगी इसका तो कोई अंत नहीं। आज भी सुनवाई हो रही थी और आज भी फैसला नहीं हुआ। मिडिल क्लास को ईएमआई में राहत मिले इसे लेकर सरकार कितना सोच रही है, लेकिन इंडस्ट्री के नाम पर किसी को भी लोन मिले, कैसे भी मिल जाए, इसके बारे में सरकार कैसे सोच रही है, इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। निर्मला सीतारमण ने 20 मई को इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि बैंकर के मन में सीधा सा सवाल आएगा कि आप मुझे और ज्यादा लोन देने के लिए कह रहे हैं, पर अगर यह फैसला गलत साबित हुआ तो क्या होगा। मैं सही लोन दूं मगर वो कंपनी डूब जाए तो क्या जो पैसा डूब गया है उसका जिम्मेदार मैं ठहराया जाऊंगा। इसलिए मैंने कहा, वित्त मंत्री कह रही हैं कि 100% गारंटी है, सरकार दे रही है, आप लोन दीजिए, ना ही मैं आपको दोषी मानूंगी, ना ही उस बिजनेस को जो डूब गया है। यहां तो वित्त मंत्री बैंकों से कह रही हैं कि आप लोन दीजिए, लोन के डूबने की चिंता मत कीजिए।
10 जनवरी को बैंकों से कहा था कि आपको सीबीआई, सीएजी और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से डरने की जरूरत नहीं है ना कमाल? सर्च कीजिए फ्लैशबैक। वो कह रही हैं कि फ्रॉड हुआ है या वाकई बिजनेस फेल हुआ है, इसमें अंतर किया जाएगा। लेकिन 11 अक्टूबर को रिजर्व बैंक सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि मिडिल क्लास के ईएमआई में राहत देने से, मोरेटोरियम बढ़ाने से कर्ज के लेन देन का माहौल खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ वही रिजर्व बैंक बैंकों से कह रहा है कि आप लोन क्यों नहीं दे रहे हैं। वही लाइन जो सरकार की है। अगस्त महीने में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि बैंक कुछ ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं, इससे उन्हीं को नुकसान होगा। जवाब में बैंकर भी कहते हैं कि कोई लोन भी नहीं लेना चाहता है, फिर डूब जाए तो डूब जाए कि हद तक लोन देने पर जोर क्यों है, किसके फायदे के लिए है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट है 2011 की कि बैंकों को ऑटोमेशन करना चाहिए, सॉफ्टवेयर वगैरह लगाना चाहिए ताकि लोन का फ्रॉड उसी समय पकड़ा जाए। 9 साल में वो काम हो गया होता तो यही बात भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार को इस साल नहीं कहनी पड़ती। 23 अगस्त को मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन का बयान है कि बैंकों को डेटा और एनालिटिक्स के इस्तेमाल से इस अवसर का लाभ उठाकर और अधिक लोन देने चाहिए। एनपीए नहीं होगा, सॉफ्टवेयर चोरी पकड़ लेगा। है ना कमाल? कायदे से मुख्य आर्थिक सलाहकार को यह बताना चाहिए कि 9 साल में बैंकों में वो सॉफ्टवेयर क्यों नहीं लगा जिससे लोन की डकैती पकड़ी जा सकती थी। रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट है कि 100 करोड़ से अधिक के लोन डिफॉल्ट पकड़ने में 5 साल से अधिक का समय लग जाता है। जानबूझकर? क्या इस सोच से कर्ज का माहौल या अनुशासन ध्वस्त नहीं होता है? आज लोग के कोई भी काम, कोई भी नौकरी आज लोगों के पास नहीं रही। आज लोग इस बात से परेशान हैं कि आज तक तो उन्होंने अपना जो जमा पैसा था उसको उन्होंने किस तरीके से अपना गुजारा कर लिया, लेकिन आज परेशान इस बात से हैं कि आने वाले समय में उन ब्याज को जो भी हम ब्याज और जो मूलधन है जो उसको हम कैसे दे पाएंगे, ये लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई। और उस समस्या का सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि कई लोग जो मेरे पास आ रहे हैं, प्रतिदिन लगभग 40 से 50 लोग रोजाना आते हैं। तो मुझे लग रहा है कई लोग तो इतने निराश होकर आते हैं तो वो कहते हैं इससे जीना क्या, कि रोज़ 3 दिन बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, बहुत ही परिवार के सामने बेइज्जती होती है। तो उस बेइज्जती से तो अच्छा है कि हमारा मर जाना ज़्यादा अच्छा है। तो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ ऐसा ठीक नहीं है। आप लोग ईश्वर में आस्था रखते हो, ऊपर वाले में आस्था रखते हो, तो निश्चित ही इसका कोई ना कोई निदान अच्छे दिन फिर आएंगे। और लोग इसी इंतज़ार में उनको फिर मैं वापस भेजता हूँ और लोग अपने घर चले जाते हैं। तो मैं आज सभी से यही कह रहा हूँ और मेरा सरकार से और सभी से यही अनुरोध है कि देश की और लोगों की स्थिति को देखते हुए हमें ऐसी राहत मिले जिससे लोग आगे जिंदा रह सकें। मेरे 3 लोन हैं जो कि अभी बैंकों को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों के पास गए तो वो बोल रहे, वो अभी कुछ ढंग का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी बन रही है, हमारी पॉलिसी बन रही है। जबकि अभी 2 महीने हो चुके हैं आरबीआई के सर्कुलर आके और गाइडलाइन देके भी, पर फिर भी उनका कोई जवाब नहीं है और वो अब ईएमआई काटे जा रहे हैं। सैलरी तो हमारी कम नहीं हुई है, पर मेरी दीदी को कोरोना के कारण डिप्रेशन हो गया है तो उसका खर्चा हो रहा है और जो किस्त है वो अभी हम दे नहीं सकते। पर जबकि आरबीआई ने जो रूल बनाया उसमें क्या है कि आपकी सैलरी कम होनी चाहिए, पर अभी सैलरी तो उतनी ही है, पर जो बाकी के खर्चे हैं वो बढ़ गए। हमारे जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग, जिसमें अगर मैं सिर्फ मेरी ही बात करूं तो पिछले 17 सालों से मैंने ना किसी बैंक का ईएमआई बाउंस किया है और हमेशा रिपेमेंट ट्रैक मेरा बिल्कुल परफेक्ट रहा। पर अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, आफ्टर कोविड-19 हमारी पूरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुका है। आज हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, उनमें से कुछ हिस्सा तो एयरलाइंस के पास फंसा हुआ है। 1 लाख 50,000 बाकी 1 लाख 50,000 रुपए, 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 1 लाख 50,000 रुपए
जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं करीब 12 से 13 लोग, या मेरी अपनी जिंदगी मैं किस तरीके से गुजार रहा हूं, ये मुझे पता है, ये मुझे एहसास है। बैंकों ने जो लोन दिए हैं उसका 75% लोन कॉरपोरेट का है, बड़ा लोन। 25% खुदरा लोन है जिसमें छोटे उद्योग धंधे आते हैं, मिडिल क्लास का हाउस लोन और दूसरे तरह के लोन आते हैं। 75% लोन को लेकर कोई चिंता नहीं है। मिडिल क्लास को राहत ना मिले उसके लिए विचार विमर्श के नाम पर कोर्ट में तारीखों का सहारा लिया जा रहा है। अब आते हैं इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड पर। आपको तो पता ही होगा कि इस क्रांतिकारी कोड को स्थगित कर दिया गया है 1 साल के लिए। यह कोड इसलिए बना था कि अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करेगी, लोन नहीं चुका सकेगी, तो उसकी कंपनी का प्रबंधन अब उसके हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन अब लोन दीजिए ना दीजिए, कंपनी आपके पास रहेगी, उसी प्रबंधन के पास। 5 साल पहले जब ये कोड आया तो इसने बड़ी राहत दी। इसने ये कहा कि जो कंपनी सिक हो गई है, यानी जो कंपनी अब बीमार हो गई है, जिसको अब कोई उसका बचाव नहीं हो सकता, वो कंपनियां अपने एसेट बेच सकती और अपने कर्जदारों को वो पैसे वापस कर सकती। इस साल हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि साल भर के लिए ये जो एक क्लॉज था, इसको हम बना कर देंगे, इसको हम बंद कर देंगे, इसको हम टाल देंगे। इसमें ये होगा, फायदा ये होगा कि वो कंपनीज जो कोविड की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल में है, उनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 1 साल तक के लिए इस राहत का इस्तेमाल करके फिर अगले साल जब ठीक हो जाएगी इकोनॉमी, तब ये फिर अपना काम ठीक से कर पाएंगे। लेकिन इसका नुकसान ये है कि वो कंपनियां जो बड़ी मुश्किल से इस हद तक पहुंची हैं कि वो अपने बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकें या अपने आप को बेच के जो कर्जदार हैं उनको पैसे लौटा सकें, वो अब फिर पीछे हट जाएंगी। वो लोग जिन्होंने इन कंपनीज पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उनके पैसे अब फिर साल भर के लिए फंस गए। और बैंक्स को जो इस कोड की वजह से बड़ा फायदा हो रहा था और फायदा हो सकता था, अब बैंक की हालत फिर वही हो जाएगी जो 10 साल पहले थी। बैंक अब फंस गए हैं, उन पर किसी को भी लोन देने का दबाव है और उसकी गारंटी सरकार दे रही है। बैंक जानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यह बात वित्तीय उसूलों के खिलाफ नहीं है। सिर्फ ईएमआई मामले में राहत देंगे तो वित्तीय उसूल टूट जाएंगे। हम अजीब से चक्र में फंस गए हैं। अब 14 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। रवीश, मैं आपको 2 चीजों पे जवाब देना चाहता हूं, 2 मुद्दों पे जवाब देना चाहता हूं। पहला है लोन की जो महामारी है दुनिया भर में। ये अमेरिका में 1980 के दशक से शुरू हुई थी और अब पूरे दुनिया में फैल चुकी है, हमारे देश में भी फैल चुकी है। अमेरिका में एक कहावत भी होती थी एक टाइम पे कि आई ओ देयरफॉर टू वर्क आई गो। मतलब है कि ईएमआई भरना है इसलिए नौकरी तो करना है ना। लोन आपने ले लिया, अब आपको करना है। जब कोई भी लोन लेता है ईएमआई देने के लिए तो पहले साल में वो सोचता है कि कोई नहीं, बाहर पास्ता चाउमीन नहीं खाऊंगा, नया सूट ना सिलवा कर अमेजोन में सस्ते में टी-शर्ट खरीद लूंगा दिवाली में। 1 साल ऐसे करना है, 2 साल ऐसे करना है, धीरे धीरे मेरी आमदनी, आय, सैलरी बढ़ती जाएगी, ईएमआई तो वहीं का वहीं रहेगा, तो ईएमआई देना आसान हो जाएगा, इसलिए लोग लोन लेते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त क्या हो रहा है, लोगों की नौकरी गई है, सैलरी कट हुई है, तो ईएमआई जो उन्होंने पहले ही फिक्स कर रखी थी वही देने में उनको मुश्किल हो रही है। और इसलिए सरकार मॉरेटोरियम भी दे रही है, कह रही है कि अभी आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना है, आप ईएमआई बाद में दे सकते हैं। इसके ऊपर सरकार कह रही है कि आप या कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, आप लोन ले लीजिए, हम खर्चा नहीं करेंगे, लोन लेकर आप खुद खर्चा कर लीजिए। पहली बात यह है कि जब मेरी फैक्ट्री में अगर 10 मशीन है और उनमें से सिर्फ 5 चल रहे हैं तो मैं लोन लेके करूंगा क्या? लोन तो मैं तभी लूंगा ना जब 10 में से 10 चल रहे पूरी तरह से और 11वीं लगानी हो, तभी मैं लोन लूंगा। यानी कि कॉर्पोरेट का भी लोन लेने का कोई कारण नहीं है अगर डिमांड नहीं है। अब मैं आम आदमी की बात करता हूं, नौकरी के हमें पता नहीं है क्या होने वाला, तो आप लोन देके करेंगे क्या? अब मैं बात करता हूं दूसरी बात की जो आपने आज के शो में उठाई होगी, और वो है एलटीसी और एडवांस। एलटीसी क्या होता है? सरकार ने बजट में डाला हुआ है ना कि इतने लोग इस साल एलटीसी ले सकते हैं, तो उस एलटीसी का मुझे बजट करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी, वो तो बजट भी होगा, नया कौन सा दे रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि आपका लैप्स हो जाएगा,
आप ये पैसे ले लीजिए, लेकिन 3 गुना खर्च आपको करना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। 3 गुना अपने, यानी कि 2 गुना अपने जेब से जाना पड़ेगा। एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर 20,000 रुपए का आपका आने जाने का खर्चा होता, जो आपको सरकार से मिल जाती है एलटीसी के तौर पे, आपको टोटल 60,000 करना पड़ेगा। 40,000 कहां से आएगा? आपको फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, कुछ खरीदना है, नया वॉशिंग मशीन खरीदना है। 20,000 तो सरकार दे रही है, 40,000 आप क्या करेंगे? आप क्रेडिट कार्ड पर ले लेंगे, आप फाइनेंसिंग करवा लेंगे, आप ईएमआई करवाएंगे ना, वो भी एक तरीके का लोन हुआ। तो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप किसी तरीके से, हम एक बेसिक दे रहे हैं, उसके ऊपर आप लोन लेकर या अपने बचत से देकर खरीद लीजिए। किसके फायदे के लिए? क्या आपको ये चीजें चाहिए? क्या आप नहीं? क्योंकि कॉर्पोरेट जो है वो बेच नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, सरकार कह रही है 12% जीएसटी वाली जो चीज है उसी को आप खरीद सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि ये तो इसलिए कह रही है ना कि सरकार को जीएसटी चाहिए, लेकिन आप याद रखिए सरकार ने कह रखा है कि जितने भी छोटे कारोबारी है, एक थ्रेशोल्ड के नीचे, उनको जीएसटी देना भी नहीं है, उनको जीएसटी के लिए रजिस्टर भी करना नहीं है। यानी कि सरकार कह रही है कि उनसे मत खरीदिए, बड़े कॉर्पोरेट जो टीवी बनाते, कार बनाते, उन्हीं से खरीदिए। और ये स्टिमुलस पैकेज उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, ये आप याद रखिएगा। तो अनिंदियों की ये बात ध्यान में रखिए, वो शुरू से इस बात के बारे में कह रहे हैं कि सरकार को लोगों के हाथ में कैश देना चाहिए। कई देशों में महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बेरोजगार भत्ता दिया गया। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो उत्पाद कैसे बढ़ेगा, उत्पादन कैसे बढ़ेगा? इस बीच उपभोक्ता सामानों की बिक्री कुछ बढ़ जाए, इसके लिए सरकार ने 2 फैसले किए। जो फेस्टिवल एडवांस बंद हो गया था उसे फिर से शुरू किया गया है ताकि लोग चीज सामान खरीदें त्योहारों में। दूसरा, लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी के टिकट का पैसा कर्मचारी बिना यात्रा के भी ले सकता है, मगर उस पैसे से कोई चीज खरीदनी होगी उसे। जो महंगाई भत्ता बढ़ा था वो कोविड के कारण नहीं दे पा रही है सरकार, तो जो सरकार महंगाई भत्ता देने की स्थिति में नहीं है, क्या उसका कर्मचारी 10,000 रुपए फेस्टिवल एडवांस लेकर खर्च करेगा? आखिर इस क्रांतिकारी फैसले से कर्मचारी संगठन खुश क्यों नहीं है? जो ये ऑप्शंस की बात है, मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर जो है वो स्कीम जो है वो फलीभूत नहीं होगी, और इससे रेल कर्मचारियों में या केंद्र सरकार के कर्मचारियों में बिल्कुल भी कोई खुशी की लहर नहीं है। दूसरी बात जो कही गई है कि 10,000 रुपये जो है वो उधार में आपको दिए जाएंगे और 1,000 रुपये जो है उस पर लिया जाएगा, उसके साथ भी शर्तें जोड़ी गई हैं। तो हम लोग बहुत जमाने से इस बात कहते रहे, जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारा एजेंडा है कि भाई कुछ ये जो एडवांसेज हैं इंटरेस्ट फ्री, वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए चालू रखने चाहिए। लेकिन 7वें वेतन आयोग ने इनको जो है वो बंद कर देने का काम किया और कहा कि कोई भी एडवांसेज जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं देना चाहिए। तो हम लोगों ने उस समय पे विरोध किया था, बाद में डिमांड भी किया कि मिलते रहना चाहिए। अभी सरकार ने जो है वो इसको फिर कंसीडर करने का काम किया है, ये एक स्वागत का कदम है। लेकिन सवाल है कि इसको कोरोना से जोड़ करके नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को लंबे अरसे तक चालू रखने का काम करने की आवश्यकता है। एक सवाल और है, क्या रेल मंत्रालय इस बार कर्मचारियों को बोनस देगा? इन फैसलों पर भी नजर रखिए, अर्थव्यवस्था का हाल पता चलेगा। रेलवे कर्मचारी संगठन के नेताओं ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेल कर्मचारी के जन्म हक है। 22 तारीख नवंबर 1979 में एनएफआईआर भारत सरकार से एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट अनुसार पिछले 40 साल से दशहरे से 15 दिन पहला बोनस पेमेंट करने का सिस्टम हम बिल्डअप किया। आज 13 तारीख आ गई, भारत सरकार मौन व्रत में है, ये नहीं चलेगी। कर्मचारी में रिवोल्ट आएगी, रेल कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा। मैं भारत सरकार को अल्टीमेटम देता हूं, जल्दी से आप बोनस फैसला करके उत्पादन संबंधित बोनस 2019-20 में जो हम उत्पादन किया वो बेसिस पे कैलकुलेट करके कैश पेमेंट आप करना पड़ेगा। अब आप देखिए,
एक तरफ सवाल उठ रहा है कि रेलवे के लोगों को बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ट्रैवल एडवांस ले लीजिए और उसे खर्च कीजिए ताकि बाजार में थोड़ी जिंदगी आए, जान आए। लेकिन अगर आप रेलवे को बोनस देंगे तो क्या उस बोनस से बाजार में गति नहीं आएगी? इस तरह से इन फैसलों को देखा कीजिए, कई खबरों को सजाकर एक डैशबोर्ड बनाइए हमेशा। कोविड की लड़ाई वैसे भी हमने बीच रास्ते में छोड़ दी है। 1,10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से बेहतर हो रही है किसी को कुछ पता नहीं है। अजीब अजीब फैसले हो रहे हैं। गुजरात में पंचायत और पालिका चुनाव 3 महीने के लिए टाल दिए गए क्योंकि चुनाव होंगे तो महामारी फैल जाएगी, ये दलील दी गई। और बिहार में चुनाव हो रहे हैं, क्या वहां महामारी नहीं फैलेगी? तो इन सवालों के साथ देखते रहिए। हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।